नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लगातार लेकर आते रहते हैं। आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि अभी सभी जानते हैं कि सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ लगातार अग्रसर है, आज अपने अंतिम पड़ाव पर जम्मू कश्मीर के अंदर आ चुकी है यात्रा। और यात्रा में जो विभिन्न प्रदेशों से गुजरकर यात्रा जम्मू पहुंची है, जैसा उन्हें समर्थन इस यात्रा के बीच में मिलता दिखाई दिया, वह आज जम्मू में भी उसी तरह के वहां के निवासियों ने उनका स्वागत किया और अपना समर्थन व्यक्त किया। तो इस यात्रा को लेकर जो विभिन्न तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसके सामाजिक और राजनीतिक मायने क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। देश का वरिष्ठ पैनल है, उनका परिचय मैं अपने सभी दर्शकों से करा देता हूं। आज हमारे साथ सुनील शुक्ला जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं और साथ ही इनका जो सार्थक विश्लेषण होता है राजनीति को लेकर, उसके लिए उनकी बड़ी ख्याति है। मैं सुनील शुक्ला जी का संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इसी के साथ हमारे साथ मनविंदर भिम्बर जी भी मेरठ से जुड़ी हुई हैं। वह भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक वर्षों से उनका पत्रकारिता का उन्हें अनुभव है और विभिन्न समाचार पत्रों में वह लगातार कार्य करती रही हैं। उनका भी मैं संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इसके साथ हमारे साथ उदयवीर पठानिया जी हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं और अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और लगातार वह भी अपनी जो निष्पक्ष टिप्पणियां हैं, उनकी जो विश्लेषण है, उसके लिए उनकी बड़ी ख्याति है। मैं उदयवीर जी का भी बहुत बहुत स्वागत संवाद इंडिया के मंच पर करता हूँ। इसके साथ हमारे साथ हिमांशु अभियानी जी गुजरात से जुड़े हुए हैं और बिजनेस जर्नलिस्ट के तौर पर उनकी बड़ी ख्याति है और साथ ही राजनीतिक विषयों पर जो उनकी पकड़ है, वह भी उन्हें अलग विशेषता प्रदान करती है। उनका भी मैं हिमांशु जी का भी संवाद इंडिया के मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत जैसे पहले बताया था मैंने कि आज भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की जम्मू में पहुंच गई है, ये यात्रा का अंतिम पड़ाव है, अंतिम चक्कर है यात्रा का। और श्रीनगर में जाकर यह यात्रा 30 तारीख को संपन्न होगी और वहाँ बख्शी स्टेडियम में उसका आयोजन किया जाएगा। उसमें उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं को भी वहां पे आमंत्रित किया है समापन के अवसर पर यात्रा के। तो ऐसे में जो यात्रा लगातार चल रही है सितंबर से लेकर आज यहाँ पर आ गई है ये जम्मू के अंदर, तो उसके राजनीतिक मायने और सामाजिक मायने क्या, उसकी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सुनील शुक्ला जी से करता हूँ। और सुनील जी, जैसे आपने पूरी यात्रा को देखा है, किस तरह से यात्रा अनवरत चल रही है, विभिन्न प्रदेशों से गुजर कर जम्मू पहुंच गई है, तो ऐसे में विभिन्न स्थानों पर जिस तरह यात्रा को स्वागत हुआ है और जो अलग अलग क्षेत्र के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने भी यात्रा में शामिल होकर में सहभागिता भी सुनिश्चित की, साथ ही एक नया उन्होंने दृष्टिकोण और संदेश भी दिया है कहीं ना कहीं। तो इसके आप मायने क्या समझते हैं, क्या देखते हैं सुनील शुक्ला जी? धन्यवाद प्रशांत जी। राहुल गांधी की यह यात्रा, जिसमें बड़े पैमाने पर सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हैं, अपनी यात्रा के दौरान जिन मुद्दों को उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से विपक्ष की विश्वसनीयता आम लोगों में उन्होंने कायम की है, ये महत्वपूर्ण है। विपक्ष को खारिज करने के लिए जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा एक संगठनात्मक और संस्थागत कोशिशें की जा रही थी, उस पे जो विराम लगा है इस यात्रा के माध्यम से, ये महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान जिस तरीके से लगभग सभी राज्यों में, तमिलनाडु से लेकर के और जम्मू और अब आगे कश्मीर में भी, मैंने जम्मू तक के जिस तरीके से लोगों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की, भागीदारी की है, यह इस बात का परिचायक है कि लोगों को अपनी बात कहने सुनने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता थी। महसूस कर रहे हैं लोग कि विपक्ष में भी कोई व्यक्ति हो जो उनकी बात को सुन सके, उनकी दुश्वारियों को महसूस कर सके और उनके ऊपर बीत रही बातों को आगे रख सके। यह इस यात्रा की सफलता है कि समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी वर्गों, विभिन्न समूहों को इसने प्रेरित किया है आगे आने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। और अभी तक जो सरकार की असफलताओं पे देश के पैमाने पर कोई बात नहीं हो रही थी, उसको जिस तरीके, जिस बुलंदी के साथ और मजबूती के साथ इस यात्रा ने लोगों के सामने रखा है, यह महत्वपूर्ण है। गोया कि जो यह एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि सत्तारूढ़ दल अपराजेय है, इस दल को चुनौती देने की ताकत किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। इस सत्तारूढ़ दल के पास जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के सामने, अन्य दलों के सामने जो लीडरशिप है, वो बौने हैं और सरकार की जो कामयाबियां हैं वो आसमान छूती हुई हैं।
ये जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी, जो दावे किए गए थे, इन सभी को नेस्तनाबूद करने की कोशिश इस यात्रा ने की है और तथ्यों को लोगों के बीच में रखा है। उन तथ्यों को सुनने के लिए भी लोग सामने आए हैं। अगर विपरीत मौसम में, खराब स्थितियों में, तमाम तरह की असुविधाओं को झेलकर अगर सामान्य लोग किसी नेता को सुनने के लिए आते हैं, तो इसको यूं ही नहीं खारिज किया जा सकता। आप केवल यह नहीं कह सकते हैं कि ये केवल बुलाए हुए लोग हैं, या केवल किसी नेता को देखने के लिए चले आए, या केवल बरगला करके ला दिए गए, या किसी लालच में चले आए। यह कहना इन लोगों के साथ ज्यादती है, ये बहुत तर्कसंगत नहीं है। लोगों के मन में भी तमाम तरह की चीजें हैं, और लोगों ने जिस तरीके से अगर केरल का रबर उत्पादक किसान इनसे मिलता है, मध्य प्रदेश का सामान्य किसान उनको मिलता है, वो लोग उनसे मिलते हैं जिन्होंने कोविड की वजह से अपने प्रियजनों को खोया है, तो यह इसका राजनीतिक अर्थ है। यह बदलते हुए राजनीतिक विमर्श का संकेत करता है। और जो जन समर्थन मिला है राहुल गांधी को, यह एक राजनीतिक उपलब्धि है। चुनावी लाभ गणित क्या होगा, यह आने वाला दिन बताएगा। लेकिन चुनावी लाभ गणित, लाभ नुकसान, वह भी जो जो राजनीतिक माहौल होता है उसी पर निर्भर करता है। अगर इस देश में यह राजनीतिक माहौल बनने लगेगा या बना दिया जाएगा कि लोगों के सरोकारों से विपक्ष के नेताओं को कोई मतलब नहीं है, तो तय है कि राजनीतिक लाभ हानि किसके पास जाएगा। अगर यह विमर्श बना दिया जाएगा कि जो सत्तारूढ़ दल है इसके सामने कोई चुनौती नहीं, किसी के पास न कोई संगठन है, न किसी के पास कोई लीडरशिप है, न लोगों के पास उतनी संवेदनशीलता है कि लोग जुड़ सके, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक चुनावी गणित का पलड़ा किसके पक्ष में रहेगा। लेकिन अगर विमर्श बदलता है इस देश का, लोगों के सामने तमाम तथ्य आते हैं, उन तमाम तथ्यों पर लोग विमर्श करने के लिए, विचार करने के लिए तार्किक तरीके से मजबूर होते हैं, तो यह किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की बड़ी उपलब्धि, और यह बड़ी उपलब्धि इस यात्रा ने हासिल की है। जिस तरीके से जम्मू में भी लोग बड़े पैमाने पर आए, जम्मू के लोग भी तमाम समस्याओं को झेल रहे हैं, और अगर जो मौलिक समस्याएं हैं जिससे पूरी की पूरी सरकार आंख मूंदे हुए है या कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, उन मुद्दों पर अगर देश के पैमाने पर विमर्श शुरू हो जाता है, तो यह किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती हो सकती है। अगर इस यात्रा के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, अगर इस यात्रा के माध्यम से कहा जा रहा है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर कम हुए हैं, अगर इस यात्रा के माध्यम से कहा जा रहा है कि गवर्नेंस के नाम पर जो मौजूदा इंतजामिया है वो फेल है, तो इसका मतलब है, और आपकी बात को लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, तो इसको यूं ही नहीं खारिज किया जा सकता। तो मेरा अपना मानना है कि इस यात्रा के माध्यम से सिविल सोसाइटी ने और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस देश के राजनीतिक विमर्श को बदला है, और जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की है। लोगों में यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि मुद्दों पे आप अपना राजनीतिक चिंतन कीजिए, इस बात का चिंतन कीजिए कि हमको हासिल क्या हो रहा है, देश को हासिल क्या हो रहा है, और भविष्य कैसा बन रहा है। आप अशांति फैला करके, विभिन्न वर्गों में तनाव फैला करके, एक दूसरे के प्रति घृणा फैला करके आप मजबूत राष्ट्र नहीं बना सकते। आप अपनी राजनीतिक ताकत बना सकते हैं, लेकिन मजबूत राष्ट्र नहीं बना सकते। वर्तमान पीढ़ी को अच्छा भविष्य आप नहीं दे सकते। और अगर यह विमर्श बनने लगा इस देश का, तो इस राजनीतिक यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो विभिन्न मुद्दे उठाए हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं, उसका कहीं ना कहीं असर जनता को से भी उन्हें मिलता दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से लोग उनके साथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, अपनी सहभागिता कर रहे हैं। तो मैं मनविंदर जी के पास आता हूँ, लेकिन उस मनविंदर जी के पास आने से पहले एक आज जो जम्मू में जिस तरह से राहुल जी पहुंचे और जिस तरह से उन्हें यात्रा में लोगों को समर्थन मिला, उससे संबंधित एक क्लिपिंग 1 मिनट की मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसके बाद भी मनविंदर जी से
कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में। मनविंदर जी, जैसा आपने देखा कि जो यात्रा आज जम्मू में के अंदर थी और वहाँ पे जो वहाँ के आम निवासी थे, उनका यात्रा में सहभागिता, और साथ ही जो सेना के जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्हें अवार्ड मिला हुआ है सेना का बहादुरी का, वो भी आज यात्रा में शामिल हुए, और साथ ही शिवसेना के सांसद भी वहाँ पे शामिल हुए। तो इस तरह जो विभिन्न वर्ग, जो विभिन्न कम्युनिटी के जो लोग यात्रा में लगातार सहभागिता कर रहे हैं अपनी, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि इसके सामाजिक और राजनीतिक मायने किस दिशा में जा रहे हैं? आप क्या मानते हैं मनविंदर जी? थैंक यू प्रशांत जी। राहुल गांधी जी जिस तरीके से 7 घंटे एक दिन में चल रहे हैं, हर दिन लगभग 25 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहे हैं, आप हम सब लोग जानते हैं। और अगर इसके विपरीत हम देखें तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा था कि ये लोग थक जाएंगे, रास्ते में इनकी यात्रा पूरी नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें तो उनकी पूरी नहीं हुई। लेकिन अब राहुल गांधी खुद ये कह रहे हैं कि मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती, हम लोगों को आगे बढ़ना है, हर आदमी आगे बढ़ रहा है। और अगर इस बात को देखा जाए तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल जो है पूरी चेंज की है अपनी इस यात्रा के ज़रिए। और अगर मैं ये देखूँ कि 2024 के जो चुनाव हैं, उसको देखकर उन्हें कितना फ़ायदा मिलता है, तो उसका आकलन करना थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको मिल रहे हैं, रास्ते में उनके साथ आ रहे हैं। और उससे पहले भी कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए थे, जिसमें कांग्रेस में काफ़ी टूट-फूट सभी ने देखी। जो राजस्थान में हुआ, जो फिर बाद में जम्मू-कश्मीर में भी कुछ देखने को मिला। और अब जैसा मैं पढ़ रही थी कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो उनसे मिलते हैं, काफ़ी भावुक होते हैं, और वो एक पल के लिए ये भी कहते हैं कि वो सेकुलर हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये लोगों को, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि लोगों को जोड़ने में वो कामयाब हुए हैं। लेकिन इससे मतलब आने वाले टाइम में पॉलिटिकली उन्हें कितना फ़ायदा होता है, ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी उस मौके कहना चाहिए कि चुनाव में भी अभी टाइम है। लेकिन एक उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल जो है, वो चेंज की है, उसमें मतलब वो सफल रहे हैं। आज हर आदमी, जैसा कि हम ये चर्चा शुरू होने से पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने ये कैरी किया हुआ था, रेनकोट कैरी किया हुआ था, उसकी बात हो रही है, उनके टी-शर्ट की बात हो रही है, उनके मतलब पूरे लुक की बात हो रही है। उन्होंने आजकल दाढ़ी बढ़ाई हुई, उसकी बात होती है। तो सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने मतलब एक बदला हुआ राहुल लोगों के सामने पेश किया है। तो ये ज़रूर हुआ है, उनके कुछ लोग जो हैं, वो आपस में जुड़े हैं, अंदर की टूट-फूट वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जो रास्ते में लोग मिल रहे हैं उनको, उनसे जिस तरीके से वो मिल रहे हैं, उससे मतलब हम हिंदुस्तानी उसको बहुत अच्छा मानते हैं कि मतलब किसी को भी उन्होंने अपने मन के साथ जोड़ा है, तो शायद वो फिर वो हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। और ऐसे एक नहीं, तमाम लोग हैं। बात फिर वही आती है कि चुनाव में उन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा, ये देखने की बात है। प्रशांत जी। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोई भी जब राजनीतिक व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो उसके कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि वो चुनावी उसमें सफलता कितनी वो कार्य उन्हें दिलाता है। लेकिन जैसे कांग्रेस लगातार कह रही है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, राहुल गांधी भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं उदयवीर जी के पास आता हूँ। उदयवीर जी, क्योंकि अभी हिमाचल से यात्रा ये होकर गुजरी है, और हिमाचल, क्योंकि हिमाचल की राजनीति को आप बखूबी जानते हैं, बखूबी समझते हैं। तो हिमाचल से जो यात्रा ये निकली है, आपने क्या वहाँ पर रेस्पॉन्स देखा? किस तरह से लोगों का एक यात्रा को लेकर क्या उनका नज़रिया था? आपने क्या वो जाना, क्या समझा है? तो यात्रा जो आज जम्मू में पहुँची है अपने अंतिम चरण में, उसको लेकर आप मतलब क्या दृष्टिकोण है आपका? आपने क्या यात्रा के अंदर देखा? लोगों की बातचीत आपने सुनी होंगी, बात की होंगी। क्या लगता है आपको? जनाब, जिस तरह का ये जो माहौल था और जिस तरह की अभी चर्चा चली हुई है,
उसमें मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो एक रूट चार्ट सारा बना हुआ है, उसमें जो कामयाबी का पैरामीटर है वो खुद बीजेपी ने दिया। बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है उसने ये मौका राहुल गांधी को दिया कि जो मैदान हमने खाली छोड़ा हुआ है आप उस पर दौड़िए, और बखूबी राहुल दौड़ भी रहे हैं। और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोफाइल चेंज होने की बात कही मैडम ने, तो प्रोफाइल तो चेंज हुई है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो काम बीजेपी ने नहीं किया, बीजेपी की लीडरशिप ने नहीं किया नेशन वाइड जो होना चाहिए था, राहुल गांधी उस जो कह सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स जो था, उस खालिस्तान की रिक्त पूर्ति करने के लिए आ गया है। और जो पिछले 7-8 साल से उनका अभी आप भाषण सुनेंगे तो उनका हमला सीधा सीधा मीडिया पे है, जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस नब्ज को दबा रहे हैं जो कि पब्लिक को भी लग रहा है कि ये हमारी असली बात कह रहे हैं। अभी उस रैली में मैं गया था जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो वहां पे एक बड़ी हैरानगी की बात थी। कुछ लोग ऐसे थे, कोई ड्राइवर था पेशे से या कोई किसान था, वो कोई आंध्र प्रदेश से चला हुआ, कोई राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो जब उनसे बात की गई तो उन लोगों का ये कहना था कि जी हम अभी तक तो राहुल गांधी से मिले भी नहीं है। जब उनसे पूछा कि जब आप लोग मिले भी नहीं हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नहीं हो, आप पदाधिकारी भी नहीं हो, फिर आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी, आन पड़ी कि आप निकल आए। तो एक ड्राइवर था, वो ये कहता कि भाई साहब जीएसटी ऐसे है, जीएसटी यहाँ पे भी जीएसटी, वहां पे भी जीएसटी। उसने पेट्रोल, डीजल, गैस, जितने से वो चीजें गिनवा सकता था जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, तो उस व्यक्ति ने वो सारी चीजें गिनवा दी। और रही बात जिस तरह से मैम ने थोड़ी देर पहले कहा कि ये चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, तो राहुल का एक बड़ा नपा तुला सा बयान था उस रैली में कि मेरे साथ हिंदुस्तान चल रहा है। कोई दो राय नहीं है, इस वक्त राहुल गांधी के साथ हिंदुस्तान चलता हुआ दिख रहा है, और वो मुद्दों पर आधारित जो हिंदुस्तान है वो चल रहा है। अब एक आम ड्राइवर, एक किसान साथ में चल रहा है, जिसका राहुल गांधी के साथ चले हुए महीनों बीत गए हैं, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो पाई, उसके बावजूद भी वो चल रहा है। तो ये एक बीजेपी की उस सेहत के लिए सही संकेत नहीं माना जा सकता कि अगर अब भी आप हिंदुत्व की राजनीति करेंगे या फिर कोई दूसरी राजनीति करेंगे, तो शायद यहाँ का जो समाज है, हमारे भारत का जो समाज है, वो इस चीज को इस तरह से आत्मसात नहीं कर पाएगा। और राहुल गांधी उसी गैप को भर रहे हैं जो खुद बीजेपी ने उनको तैयार करके दिया हुआ है। जी, जी, बिल्कुल। जो अब बताया कि जो आम आदमी अपनी जो आवश्यकता, मतलब जो उनके मुद्दे हैं, वो सीधा ऐसा बिल्कुल। लगता है कि राहुल गांधी उनके मुद्दों को उठा रहे हैं, उनकी बातों को कह रहे हैं। तो इसलिए वो कहीं न कहीं अपनी एक जुड़ाव राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में दिख रहा है। तो मैं हिमांशु जी के पास आता हूँ। हिमांशु जी, जैसे आपने सुना कि सभी वक्ताओं को, और सभी वक्ताओं ने एक बात बड़ी कॉमन कही कि जो मुद्दे हैं आम आदमी से जुड़े हुए, उसको लेकर आम आदमी ऐसा महसूस करता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, वो हमारी बात कह रहे हैं। इसलिए एक वर्ग का, एक मतलब एक समाज का कहीं न कहीं उन्हें एक साथ मिलता है, इस यात्रा में दिखाई देता है। और जैसे देवर जी ने कही, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूँगा कि जब पश्चिम यूपी से यात्रा गुजर रही थी, तो उस यात्रा में मैं भी शामिल हुआ। मैंने भी वहाँ जाकर देखा कि किस तरह से लोगों का एक, उन्हें क्या रिस्पॉन्स है लोगों का। तो उस यात्रा में हमें एक यात्री ऐसा मिला जो साइकिल पे इस यात्रा में जुड़े हुए थे शुरू से ही, और मैंने उनसे बात की तो पता चला कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और वहाँ पे वो है किसी के यहाँ। और उन्होंने बताया कि मुझे किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कार चलाना सिखाया, और एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के मैं काम कर रहा हूँ, मेरा धर्म ये है। तो मतलब देखा जाए तो तीनों के धर्म अलग-अलग थे जो उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा यही हमारे देश की शक्ति है। मतलब टूटी-फूटी हिंदी में बोल रहे थे वो अपनी लैंग्वेज में, और मैं इसलिए राहुल गांधी के साथ चल रहा हूँ। तो ये सेंटिमेंट्स जो निकल के आ रहे हैं इस यात्रा में, विभिन्न पड़ावों पर देखने को मिले हैं। तो हिमांशु जी, आपका क्या सोचना है इस यात्रा को लेकर? आप क्या मानते हैं कि जो राजनीतिक रूप से इसके मायने क्या हैं? और जैसा मैं सामाजिक रूप से सबसे पूछा मैंने, सामाजिक रूप से इसके क्या दृष्टिकोण आप देख रहे हैं इसमें? हिमांशु जी। मैं बहुत एक अलग तरीके के नज़रिए से इस यात्रा को देख रहा हूँ। मैंने आपका भी मतलब कवरेज देखा था, जिस तरीके से आप हरियाणा वगैरह क्षेत्र से जब वो यात्रा निकल रही थी, तब आपने जिस तरीके से कवरेज किया था। परसों मैं रवीश कुमार के चैनल पे जो योगेंद्र यादव जी ने जो इंटरव्यू दिया था, रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पे, वो मैं देख रहा था। उसमें योगेंद्र यादव जी ने एक बात बहुत सटीक कही। उन्होंने कहा कि राजनीति को आप एक तरफ रख दीजिए, लेकिन वो जो एक उसकी छवि बनाई गई थी,
वो छवि, वो पूरा पोस्टर अब फट चुका है। राहुल गांधी को एक सीरियस नेता के रूप में लिया जा रहा है। वो इंटरव्यू देखने के बाद मुझे ये विचार आया कि अगर ये यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी युवा नेता 2012-13 में अगर कर डालते तो आज देश की परिस्थिति क्या होती। तब शायद हालात ऐसे नहीं थे, ये एक बहस हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब आप राजनीति में आना चाहते थे तो कहीं ना कहीं आपको मतलब एक 2012-13 में जिस तरीके का माहौल था उसमें शायद अगर आपने यात्रा की होती तो आज कुछ अलग होता। अब ये यात्रा यहाँ पे मत रोकिए, मेरा ये भी मानना है। हालांकि मैं यात्रा को सोशल मीडिया के जरिए ही फॉलो कर रहा हूँ, आप जैसे जो पत्रकार दिखा रहे हैं उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। आप यात्रा को एक पड़ाव ठीक है आप दे रहे हैं, जम्मू में बात खत्म हो जाती है, लेकिन यात्रा मुझे लगता है कांग्रेस के सभी युवा नेताओं को भारत में हर साल ऐसी यात्राएं करनी चाहिए। और भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही अच्छा अभियान है, नो डाउट अबाउट दैट। लोग जिस तरह से जुड़े हैं, बहुत सारी हस्तियां जुड़े इस यात्रा के साथ, आप समझने की कोशिश कीजिए। और आप इससे ज्यादा आप इसको ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से राहुल गांधी ने उन सबके साथ बातचीत की। रघुराम राजन के साथ उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बातचीत की। तो मतलब वो एक बॉटम क्लास ऑफ बिजनेस जो है, मध्यम वर्गीय जो व्यापारिक समूह है उसको भी टच करना चाहते थे, और जो कॉर्पोरेट क्लास है उसको भी टच करना चाहते थे। कमल हसन जैसे नेता के साथ उन्होंने अंग्रेजी में बात की, क्योंकि साउथ में कमल हसन का जिस तरीके से दबदबा है और जिस तरीके से उन्होंने पूरी गांधीवाद की विचारधारा पे बात की। एएस दौलत जैसे एक्स रॉ के चीफ जो कश्मीर में रहे, कश्मीर के मुद्दे और हालातों को बहुत धरातल से समझते हैं, वो इनकी यात्रा में जुड़े। पीएम के जो इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद मायाराम वो जुड़े। उसके बाद तो उनके वहां पे सीबीआई के छापे भी लगे और ये सब हुआ। तो बहुत सारे लोग जुड़े इस यात्रा के साथ। राजनीति को छोड़ दीजिए, आम लोग भी जुड़े, और ऐसे ऐसे लोग जुड़े जिनका सिविल सोसाइटी में मतलब एक उसका वॉइस है, उनके ओपिनियन को माना जाता है, उनकी बात को माना जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका गंतव्य स्थान भले आप मतलब लोगों के दिल में आपकी एक छवि अभी पूरी बदल जाएगी, लेकिन इसका गंतव्य स्थान मात्र आप जम्मू कश्मीर तक मत रखिए। ऐसी यात्राएं कांग्रेस के सभी नेता, यंग नेताओं को साल में एक बार करनी चाहिए, तब जाके पूरा एक जन जागरण होगा। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो चैलेंज है फिलहाल जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि एक नेगेटिव नैरेटिव भी अगर सेट होता है सत्ता पक्ष के सामने, या सत्ता में जो नेता सत्ता पे बैठे हैं, तो नेगेटिव नैरेटिव भी उनकी फेवर में जाता है। जबकि आपके सामने कोई नेगेटिव नैरेटिव अगर आता है, मतलब जो लोग विरोध पक्ष में बैठे हैं, तो वो नेगेटिव नैरेटिव को आपको खारिज करने में मतलब बहुत वक्त लग जाता है। तो अगर ऐसी यात्रा है कांग्रेस के युवा नेता, जिसमें बहुत सारे नेता जुड़ सकते हैं हर जगह से, और एक नेतागिरी कैसे आएगी ये भी आपको पता चलेगा। तो मुझे लगता है ये यात्रा 10 साल लेट हुई। आज हम 2022-23 में बात करें, अगर ये यात्रा 2012-13 में होती, हालांकि मैं जैसे बोल रहा हूँ हालात ऐसे नहीं थे, हालात कुछ कांग्रेस के पक्ष में भी नहीं थे, क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी विरोध पक्ष में थी और पूरा का पूरा 2G स्कैम, 4G स्कैम, कोलगेट स्कैम, ये सब को लेके एक माहौल बना हुआ था। लेकिन अगर ये यात्रा उस समय पे होती जहां पे राहुल एक अपना स्टैंड रख लेते कि मैं भारत को समझना चाहता हूँ, भारत के लोगों को समझना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है एक जो माहौल बना था उसमें शायद ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं। आज सिस्टम इस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पे आप ये यात्राएं कर रहे हैं। अब गुजरात में थोड़े दिनों पहले ऐसा कानून पारित किया गया है कि 144 की धारा के मुताबिक आप कोई सरघस या रैली या यात्रा नहीं निकाल सकेंगे, आप कोई संगठित मतलब विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले दिनों में क्या ऐसी गतिविधियां आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा को सिर्फ एक यात्रा के रूप में ना देखा जाए, बल्कि इस यात्रा से मतलब आप कैसे एक पूरा एक पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी चैलेंज, भारतीय जनता पार्टी आज 17 साल के बाद सत्ता में आई है, और अगर इंडिया की प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो 30 साल पुरानी स्टोरी है। 1993 में जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने जो मतलब एक ग्लोबलाइजेशन के तौर पे जिस तरीके से पूरा एक अर्थतंत्र खोला भारत का, और जो प्रगति हुई, तो आज आप 17 साल से जो सत्ता में नहीं थे और 30 साल में जिस
पेस पे प्रगति हुई, जिसमें गौतम अदानी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि पिछले कुछ 58 साल लगे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी पहुंचने में, बाद में कुछ 10-12 साल और बाद में पिछले 5 साल। तो जिस गति से यह प्रगति हुई है वो सीधी की सीधी आज बीजेपी को एक परोसी हुई थाली में मिल गई है। सत्ता में आने के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, समझ लीजिए, पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कोई राष्ट्रीय विरोध किया हो या राष्ट्रीय धरना प्रदर्शन दिया हो तो मुझे याद नहीं है। आज तक लेबर की जो मूवमेंट है या उसके वेजेस बढ़ने चाहिए इन्फ्लेशन को लेके या ऐसे कोई विरोध या धरना प्रदर्शन दिए हो तो मुझे पता नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी एक कंट्री की होनी चाहिए 25 साल के लिए, एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी होनी चाहिए, इन मुद्दों पे कोई बात की हो या एक यात्रा की हो या धरना प्रदर्शन पूरे कंट्री में दियो, ऐसा मुझे याद नहीं है कहीं। हाँ, हुआ क्या है, राम मंदिर का मुद्दा जिस तरीके से 1990 में चला और जिस तरीके से आप हिंदुत्व का जो प्लैंक लेके पार्टी सत्ता में आई तो वो हुआ, लेकिन इस बार ये यात्रा में आप मुद्दों पे बात कर रहे हैं, रोजगारी, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब मुद्दों पे। तो मुझे लगता है ये 10 साल पहले अगर ये यात्रा होती तो इसका रुख मतलब भारत का एक पूरा राजनीतिक रुख कुछ अलग होता। और मुझे लगता है यात्राएं होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। इसको सिर्फ 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए या फिर राहुल गांधी की एक इमेज जो थी उसको एक क्लीन करने के मुद्दे से यात्रा ना हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा संघर्ष है। जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे हैं 2024 में आपको समझना पड़ेगा कि अगर 2024 में ये सरकार वापस चुन के आती है तो विस्टा का जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे पूरे की पूरी जो अभी संसद में जितने लोग बैठे उसकी संख्या बड़ी डबल होने वाली है। ऑटोनोमस बॉडीज की कोई मतलब उनका कोई से नहीं है। आज हम देख रहे हैं जिस तरीके से जोशी मठ को लेके जो एक एडवाइजरी जाहिर हुई कि कोई साइंटिस्ट वगैरह मीडिया सोशल मीडिया से बात नहीं करेंगे, तो लड़ाई बहुत बड़ी है, आप समझ लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सत्ता में 17 साल के बाद आई है तो उनको पता है कि सत्ता किस तरीके से सत्ता ली जाती है, तो वो जहां जहां पे पॉसिबिलिटी हो तो हर उसके ऊपर एक बैरिकेडिंग कर रहे हैं, लॉ का या लॉ एनफोर्समेंट का, उस तरीके से कानून ला रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर मैं मानता हूं अगर राष्ट्र में कोई अगर मूवमेंट हुई हो जो सक्सेसफुल हो गवर्नमेंट को टॉपल करने में, तो वो नवनिर्माण आंदोलन था। नवनिर्माण आंदोलन में क्या था, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन जो हुआ था वो खाने का जो तेल होता है एडिबल ऑयल, उसके भाव बढ़े और उसकी वजह से कैंटीन का बिल बढ़ा और विद्यार्थी निकल पड़े थे। तो उस समय पे एक मिडिल क्लास था और मिडिल क्लास में लोग घर चलाने वाले भी थे और आंदोलनकारी अलग थे। विजय रूपानी जो कि गुजरात के सीएम थे वो भी उस आंदोलन के उस समय के सौराष्ट्र कच्छ का यहाँ का जो इलाका है वहाँ के विद्यार्थी नेता थे। तो ये सब नेता वहां से निकले, आप समझिए। आज की हालात ये है कि आज अगर कोई इंसान अगर कोई पॉलिटिकल अपोजिशन या पॉलिटिकल धरना में जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने महंगाई इस तरीके से कर दी है, बेरोजगारी है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो वो कोई एक्टिविज्म में जाएगा या फिर वो अपना रोज का बरोज का जो कमाना है वो करेगा। आज शहरों में आप मकान के दाम देख लीजिए, मकान के दाम आज 2 BHK 3 BHK टियर 1 या टियर 2 सिटीज में 1-1.5 करोड़ से कम नहीं। अब 1-1.5 करोड़ अगर इंसान मकान लेता भी तो पूरी जिंदगी वो लोन का EMI भरने में निकाल देगा। तो ऐसे हालात में ये मुझे लगता है बहुत ही बड़ी लड़ाई है। और जिस तादाद में लोग यात्रा में जुड़ रहे हैं ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि इस देश में बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, वक्त है, इसीलिए लोग कुछ ना कुछ होप देख रहे हैं राहुल गांधी में और उस तरीके से यात्रा में जुड़ रहे हैं। लेकिन लोगों को भी मतलब ये होप से वो नहीं होना है कि अगर कुछ नहीं हुआ क्या हुआ। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये यात्रा हर साल का एजेंडा होना चाहिए और जहाँ जहाँ पे भी मुद्दे उन मुद्दों को टच करना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, तब जाके अपना बेस बना पाएंगे और तब जाके आप एक बात कर पाएंगे। वरना विरोध पक्ष जिस तरीके से सिमट चुका है आज गुजरात में, वैसे हालात अगर नेशनली भी हो तो मुझे नया नहीं लगेगा। हालांकि सबकी नजर जोशी मठ पे है। जोशी मठ में क्या होता है, क्योंकि वहां से पूरा हिंदी हार्टलैंड किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हमने यहाँ पे देखा कि मोरबी की जो वारदात हुई उसमें गुजरात में से बहुत रिएक्शन आया, लेकिन वो वोट्स में उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हुआ, एंटी इनकम्बेंसी के वोट्स में आप वोट कट चुके। तो जोशी मठ, मुझे लगता है कि जोशी मठ के जो हालात है उनके ऊपर सबकी पैनी नजर है, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हो, राजनीतिज्ञ हो, एनालिस्ट हो, कोई भी हो, जर्नलिस्ट हो, सबकी। क्योंकि अगर ये हैंडल नहीं कर पा रही है सरकार सही तरीके से
तो मुझे लगता है हिंदी हार्टलैंड से बहुत ही बड़ा फटका पड़ेगा इस सरकार को। और जो ये मान के चल रहे कि 150 सीट कम होगी या 150 सीट समस्या में है, वो हो सकता है। हालांकि फिर भी सरकार बनाने में इसलिए वो लोग सक्षम है क्योंकि उनके पास 18 करोड़ कमिटेड कार्यकर्ता है जो उनके वोटर्स हैं। इस बार भारत में 100 करोड़ लोग वोट देने जाएंगे, पिछले बार 90 करोड़ वोटर्स थे। तो अगर ये 100 करोड़ में से 18 करोड़ उनके कमिटेड कार्यकर्ता, मतलब 18% वोट बैंक उनके पास है। अब 90 से 95 करोड़ लोग अगर वोटिंग के लिए बाहर निकलते हैं, तब जाके मैं मानता हूँ कांटे की टक्कर होगी बीजेपी के लिए। और तब जाके मुझे लगता है कि कुछ बदलाव हमको जो हो रहा है उसमें हमें लगेगा कि ये सही दिशा में गया या किस तरीके से बदलाव आया। लेकिन जो लोग सत्ता में आएंगे ये भी आपको समझना पड़ेगा। ये जो बेंचमार्क अभी सेट किया गया है, ये बेंचमार्क ऐसा है कि अगर उन्होंने एक साल में 200 कंट्री ट्रैवल किए तो जो लोग सत्ता में आएंगे वो उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 300 कंट्री ट्रैवल करेंगे। और जिस तरीके के माहौल, आर्थिक माहौल पूरे विश्व में बनने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चैलेंज भारत के पास, मैं ऐसा मानता हूँ, आर्थिक मोर्चे पे है। और इसके लिए हमारी नजर सबकी बजट पे है कि बजट में सरकार क्या ऐसा करेगी जिसकी वजह से इस देश को पूरी एक आर्थिक जो सुनामी आने वाले दिनों में पूरे विश्व में, जहाँ पे यूएस, यूरोप और चाइना सिकुड़ सकते हैं आर्थिक तौर से, ऐसी बात आ रही है, उसमें हम कैसे सस्टेन करें। तो ये सब मुद्दे बहुत ही बड़े मुद्दे हैं मेरे ख्याल से। जी, बड़े महत्वपूर्ण आपने पॉइंट उठाए। और इसी विषय को लेकर मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी से कि आपने सुना कि बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे सभी वक्ताओं ने उठाए हैं अपने अपने, कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मैं पुनः आपके पास आता हूँ कि जो राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, जो निहितार्थ निकाले जा रहे हैं विपक्ष की राजनीति के संदर्भ में, गोलबंद करने के लिए विपक्ष की राजनीति को, ऐसे में हमने देखा कि अभी जो केसीआर हैं उन्होंने अपनी एक रैली की, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर अपना वो स्थान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये क्या कवायद है कि क्या विपक्षी राजनीति एकजुट हो सकती है? क्या विपक्षी दल एक साथ आ सकते हैं? भारत जोड़ो यात्रा का विपक्ष की राजनीति पर क्या प्रभाव देख रहे हैं सुनील शुक्ला जी? विपक्ष का कोई भी राजनीतिक दल, विपक्ष का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है, मैं आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं मानता। मैं एआईएमआई को भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई भी जो राजनीतिक दल है वह अपने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने में लगा हुआ है और कड़ी चुनौती दे रहा है। आज अगर 28 राज्यों में से अपने देश के अगर आप गिनती करेंगे तो गुजरात में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूत स्थिति में है, लेकिन वहां चुनौती नहीं है या ऐसा नहीं है। आप इसके अलावा कोई ऐसा राज्य नहीं है, एक राज्य ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गंभीर चुनौती न हो, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, ये अगर ये तीन दलों का भी गठबंधन होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने लोगों के बीच में जाने के लिए है क्या? अगर एक पोलराइजेशन की बात को खत्म कर दीजिए तो किस मुद्दे पे आप जाएंगे? क्या बताएंगे लोगों के पास जाकर के? आप कितने भी पराक्रमी व्यक्ति हों, लेकिन अगर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर आपका कोई योगदान नहीं है देश को आगे बढ़ाने में, देश को मजबूत करने में, तो केवल नारों से जिंदगी चलती है क्या? क्या बिहार में बीजेपी का एक तरफा राज्य है, एक तरफा हवा है उसकी? क्या झारखंड में बिहार में बीजेपी की एक तरफा हवा है कि उनको कोई चुनौती नहीं वहां? क्या बंगाल में उनको कोई चुनौती देने वाला नहीं है? क्या केरल में जो होगा सब बीजेपी का ही होगा? क्या तमिलनाडु में सब कुछ बीजेपी जीत के चली आएगी? एक राज्य, केवल मैं कह रहा हूं कि केवल देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है। आप हिंदी बेल्ट में अगर आप आइए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनमें भी आप देख लीजिए कि बीजेपी के पास कितनी बड़ी चुनौती है। प्रश्न यह है कि एक जो माहौल बनाया था बीजेपी ने कि हमारे बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई नेता नहीं है। इन तीनों परसेप्शन को इस यात्रा ने खारिज किया। अगर आप मुद्दों पे बात करें, इस देश में परिवर्तन कब जब भी आया है जब मुद्दे आए हैं सामने। व्यक्तित्व की लड़ाई पे कभी परिवर्तन नहीं आया। जब मुद्दे हावी हो गए और लोगों से जीवन के जुड़े हुए मुद्दे सामने आए हैं, लोगों ने सत्ता को बदल दिया। अगर आपके सामने है, अगर इस देश के लोगों को क्या महंगाई प्रभावित नहीं करती?
क्या इस देश के लोगों को बेरोजगारी प्रभावित नहीं कर रही है? क्या इस देश में डूबती हुई अर्थव्यवस्था लोगों को प्रभावित नहीं कर रही है? क्या मैं जो रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं लोगों के सामने, इसको प्रभावित नहीं कर रहा है? समाज में अशांति फैल रही है, क्या लोगों के लिए मुद्दा नहीं है? विभिन्न वर्गों में जो कटुता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्या लोगों के सामने मुद्दा नहीं है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है समाज का जो शांतिपूर्वक नहीं जीना चाहता, सौहार्द के साथ नहीं जीना चाहता, सहअस्तित्व के साथ नहीं जीना चाहता? आप राजनीतिक नफे नुकसान के लिए आप चीजों को फैलाते रहिए, ये अलग की बात है। तो सवाल यह है कि अब तक तो ये, अब आप राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन लीजिए। क्या उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल का 2 साल के 2 वर्ष कार्यकाल के उपलब्धियों को चर्चा की क्या? कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। हम सत्ता में रह करके हम ये करने के लिए आए थे। 2014 में आप राम मंदिर बनवाने का नाम पर थोड़े आए थे सत्ता में। आपने विकास का सपना दिखाया था लोगों को। आपने ये कहा था कि हम 3 टर्म के मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में और हमने तरक्की की है और अब पूरे देश में तरक्की लेके आएंगे। आप एक बार भी कहे होते कि नहीं 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 बाकी सब छोड़ो, हम मंदिर बनवाएंगे आपके सामने, तो आप देखते हैं लोग आपके साथ क्या होगा। जिस समय जन्मस्थान पे बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसके बाद जो चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। इसी देश में आप जिस घर में रहते हैं, आपके पिताजी कहें कि जो मैं अपना घर बनवा रहा हूं और हर कोने पर एक मंदिर रहेगा, आप स्वीकार कर लेंगे क्या उसको? भाई समस्या आप यह है कि उस परिवार में जो बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा मिले, जो वृद्ध हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिले, एक क्वालिटी लाइफ हो, पढ़ने पढ़ाने के अच्छा मौका हो, आगे बढ़ने के अच्छे अवसर हो, यह जरूरत होती है ना। और आप अपने अभिभावक से तो यही उम्मीद करते हैं आप। और इस पे अगर आप विफल हो जाते हैं तो किस बिना पर आप दावा कर सकते हैं कि आप नेतृत्व करेंगे? और इन्हीं चीजों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरह की बातें की जाती हैं। आप कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों के साथ उनके साथ जुड़िए आप। अरे सरकार में आप कोई जगह नहीं देंगे, चुनाव होगा तो आप किसी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, जो उनके परंपरागत धंधे उनको होने नहीं देंगे, कपड़े से आप उनको पहचान करेंगे और आप कहेंगे साहब इनको जोड़ लीजिए अपने साथ। किसको भुलावे में रख रहे हैं आप? जो बात कर रहे हैं हिमांशु जी कि यह यात्रा 2012-13 में निकल गई होती, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन अगर आप कोई राजनीतिक कार्यक्रम किसी मुद्दे को लेकर के निकालते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। आज सरकार की असफलताओं को लेकर के यात्रा निकल रही है। लोगों को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, उससे लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। लोगों को यह बताने की कोशिश की जा रही है किस तरह से समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है और आपको सतर्क रहना पड़ेगा। और ठीक है, आज अभी जब कभी भी इस देश के लोगों को मौका मिला है, लोगों ने जवाब दिया। 2014 के बाद से क्या कोई ना कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव न हारी हो? कोई राज्य देख लीजिए, कहीं जीते हैं तो कहीं हारे हैं। अभी जो लेटेस्ट 3 चुनाव, 3 महत्वपूर्ण चुनाव हुए, गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के और दिल्ली के एमसीडी के, उसमें 2 चुनाव आप हार गए। उसकी बात कोई नहीं करने वाला है। उसकी बात ये यात्रा कर रही है, उसके बाद सिविल सोसाइटी कर रही है कि समाज किस तरीके से आपको रिजेक्ट कर रहा है। और जरूरत केवल इसी बात की है कि लोगों के भावनाओं, लोगों के बीच में जो सरकार की असफलताएं हैं, जो अपेक्षाएं थी और जो निर्मूल साबित हुई हैं, जिन संकल्पनाओं को पूरा नहीं किया गया, उनको पूरा करने की कोई कोशिश तक नहीं की गई, उसके प्रति लोगों को आगाह करना, यही राजनीतिक दलों का कार्य है। और राजनीतिक दलों को अविश्वसनीय बना करके लोगों के बीच में उनकी पैठ कम करने की कोशिश की जा रही थी। उस पूरे के पूरे नरेशन को इस यात्रा ने खारिज कर दिया कि नहीं, एक विपक्ष है और मजबूती के साथ है और उसकी बात भी सुनी जाए। ये कौन लोग हैं जो आ रहे हैं इन सड़कों पर? हमारे आपके बीच के लोग हैं। अगर तमाम चीजों के बाद सरकार ने कुल कर लिया, मुख्य मीडिया जो है, मुख्य धारा की मीडिया है, उसने इस यात्रा को दिखाया नहीं, मत दिखाए। तो क्या न दिखाने का परिणाम होगा कि लोग जानते नहीं कि यात्रा में क्या हो रहा है? बिना जाने लोग इस यात्रा के पीछे पीछे घूम रहे हैं। आप ये सोचिए कि किसी तंत्र के माध्यम से चीजों को आप रोक लेंगे, ये संभव नहीं है। लोग जागरूक मतदाता उसके जानने के अपने अपने तरीके हैं, बशर्ते वो जानना चाहे। इस यात्रा ने केवल लोगों में जानने की इच्छा जागृत की है।
इस यात्रा ने लोगों की जो अभिलाषाएं थे, जो कुंद होती जा रही थी, उनको लेकर के जागृत किया है कि अगर हमको एक विकसित राष्ट्र बनना है तो इस तरीके से हम नहीं बन सकते, जिसमें जो मानव विकास के जितने भी मापदंड हैं उसमें पिछड़ते चले जाएं। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उनका महत्व घटता जाए और उस पर तरह तरह के अंकुश लगाने की कोशिश की जाए। हम इस तरह से विकासशील देश नहीं हो सकते हैं कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से कमजोर करने की कोशिश की जाए। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए देश और दुनिया के पैमाने पर अपना एक पहचान बनाने के लिए जो मानक है उनको पूरा करना होता है, और यह उस मानक के प्रति हमारे मौजूदा इंतजामिया किस तरीके से आंख बंद किए हुए है, इसको लेकर के लोगों को जागरूक करना होता है, जो 2014 के बाद से नहीं हो रहा था। और यह कोशिश की जा रही थी कि पूरे के पूरे विपक्ष को खारिज कर दिया जाए। सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए हमको। अरे कहीं होता है क्या ये? आप मुख्य विपक्ष को समाप्त होने की कल्पना करने लगे, एक लोकतांत्रिक परिभाषा दे रहे हैं आप। अगर किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के मौजूदगी में क्या लोकतंत्र बचा रहेगा? और आप प्रेरित कर रहे हैं उस बात के लिए, और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं एक्सेप्ट किया, लोगों ने खारिज कर दिया। कौन सा मैं कह रहा हूं कि 2014 के बाद जो किसी न किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, और मैं मांग कर रहा हूं कि कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर इस पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। और जो केसीआर की बात किया प्रशांत जी आपने, केसीआर की इस रैली को क्या केसीआर की उस रैली में भारतीय जनता पार्टी किसी ने तारीफ की? भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की किसी ने तारीफ की? इस आंदोलन की किसी ने आलोचना की? कांग्रेस की किसी ने आलोचना की? विपक्ष को एक करने की जो अन्य कोशिशें जा रही हैं उसके प्रति किसी ने संदेह व्यक्त किया? नहीं किया। उस यात्रा से, उस रैली से निकलने के बाद केरल के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि फांसीवाद और सांप्रदायिकता देश की सबसे बड़ी चुनौती है और इसको रोकने के लिए हम किसी सीमा तक जा सकते हैं। वो वामपंथ के नेता हैं, और उसके तुरंत दूसरे दिन घोषणा कर दिया कि त्रिपुरा का चुनाव सीपीएम और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। तो जो केसीआर की रैली में केरल के मुख्यमंत्री साहब गए थे वो तो खारिज हो गया आपके सामने। अब अखिलेश जी ने भी तो उन्होंने बीजेपी पे हमला किया, उसकी आलोचना की और कहा किस तरीके से बीजेपी देश को कमजोर कर रही है। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने का मतलब यह नहीं होता कि किसी अन्य राजनीतिक कार्यक्रम को खारिज कर देना होता है। अगर उस रैली में विपक्ष को एक करने की अन्य कोशिशें जो हो रही हैं उसके खिलाफ कोई बात कही जाती तो किसी के लिए चिंता का विषय होता जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहता, या इस भारतीय जनता पार्टी के शासन से उसके मन में कोई नाराजगी है, या कोई वैकल्पिक शासन व्यवस्था चाहता है कि साहब विपक्ष एक नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। और आप देखिए, यह जो विपक्ष की एकता है वो हमारे आपके चाहने से नहीं हो रही है, ये जनता का दबाव है। लोग चाहते हैं कि आप ये जगाइए। और आप जिन लोगों ने विपक्ष के मतों को बंटवारे की कोशिश की, कहीं अगर एक जगह सफल हो गए तो 4 जगह सफल हुए हो। अगर AIMIM बिहार में सफल हो गई तो बंगाल में फेल हो गई, गुजरात में फेल हो गई। गुजरात में लगभग सभी एकाध दो छोड़ के लगभग सबकी जमानत जब्त हो गई। ऐसा नहीं है, ये देश के लोग भी समझते हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है और किस उद्देश्य से कर रहा है। तो जो केसीआर साहब को रैली है, उस रैली को एक राजनीतिक कार्यक्रम मानना चाहिए और उसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि इस रैली के माध्यम से जो विपक्ष के राजनीतिक दलों को आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने की जो कोशिशें हैं वो खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक जो जहां है वहां ही प्रयास कर रहा है वो, और अपने राजनीतिक संदेश है। मेरा अपना मानना है कि इस यात्रा के माध्यम से जो राजनीतिक माहौल सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के विपक्षी दल ने एक राजनीतिक जो परिवेश बनाया है, इसका असर दिखाई पड़ेगा। और लोगों की इस यात्रा के दौरान आयोजित इस यात्रा के में पैदल चलते हुए विभिन्न राजनीतिक आयोजनों में विभिन्न दलों के लोगों ने जिस तरीके से शिरकत की है, इस बात का प्रमाण है कि बड़े पैमाने पर लोग यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, या जो बात कही जा रही है यात्रा के दौरान उसको सुनना चाहते हैं, उसको गंभीरता से ले रहे हैं।
और यह जो एक राजनीतिक परिवेश बनाया है इस यात्रा ने, यह किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए चुनौती हो सकती है। तब नहीं चुनौती होती अगर आपने वह वादे पूरे किए होते। आपने किसानों का वादा नहीं पूरा किया, छात्रों का वादा पूरा नहीं किया, महिलाओं के साथ किए गए वादे आपने पूरे नहीं किए, मजदूरों के साथ किए गए आपने वादे पूरे नहीं किए, निजीकरण को इस तरीके से आप बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। आरक्षण का जो व्यवस्था था, लोगों के सामने संकट की स्थिति बनी हुई है। सार्वजनिक उपक्रमों की आप ऐसी तैसी किए हुए हैं, महंगाई पर कोई आपका कंट्रोल ही नहीं है। किस बिना पर लोग आपको हाथों हाथ लेने जाएंगे? कौन सी बात कह करके आप लोगों को अपने साथ आकर्षित कर सकते हैं? और जो आपका नरेशन था, एक ध्रुवीकरण की कोशिश करके, अकेला उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में जो खतौली का चुनाव हुआ, जिस खतौली की सीट को भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले 1 लाख से ज्यादा मतों से जीता था, 5 साल के बाद इसी उपचुनाव में कई हजार मत से हार गई वो। मतदाता वही हैं, लोग वही हैं, संप्रदाय वही है, वर्ग वही है, किसान वही है, मजदूर वही है, नए लोग वहां नहीं आए हैं। 5 साल में मतदाताओं की संख्या इतनी नहीं बढ़ जाती है कि पूरे के पूरे चुनाव को प्रभावित कर दे। और आपके पास कितने भी संकल्पित और समर्पित और संकल्पबद्ध मतदाता हो, माहौल जब बदलता है तो लोग दिखाई नहीं पड़ते, लोगों की जमानतें जब्त हो जाती हैं। मेरा मानना है कि राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की, और अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको पास एक मजबूत विपक्ष चाहिए। जी जी। एक विपक्ष को आपको ताकत देनी पड़ेगी अगर अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, आजादी के साथ आप जीना चाहते हैं, तो अपने अधिकारों की रक्षा चाहते हैं आप, संवैधानिक सुरक्षा चाहते हैं आप, तो यह इस देश का नागरिक इस बात को समझता है। तो इस यात्रा के माध्यम से जो राजनीतिक परिवेश बदला है, यह एक बड़ी उपलब्धि है हाल के दिनों के राजनीतिक कार्यक्रम। जी, बहुत विस्तृत तरीके से आपने पूरी व्याख्या की पूरी राजनीतिक परिदृश्य की, और कि विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जा रही है, सत्तारूढ़ दल क्या सोचता है, आपने बड़े विस्तृत से व्याख्या की। इसी एक प्रश्न को लेकर मैं आगे बढ़ाते हुए मनविंदर जी के पास आता हूँ। मनविंदर जी, क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष की राजनीति को जो खारिज किया जा रहा था कि राजनीतिक परिदृश्य में देश की, क्या वह जीवंत हो गई है इस यात्रा के माध्यम से? क्या विपक्ष के प्रति जो धारणा आम आदमी की थी वो बदल गई है? आपका क्या मानना है मनविंदर जी? सबसे पहले तो मैं सुनील शुक्ला जी को कहूंगी कि उन्होंने एक पूरी पिक्चर जो है हम लोगों के सामने रख दी है, और कई सारे मुद्दे इसमें आ गए हैं। जैसे मतलब मुद्दों की बात हो गई, इसमें विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की है, और ऑब्वियसली मंदिर मस्जिद का मुद्दा भी आपने शामिल किया है, और मतदाता क्या कर सकता है ये भी आपने बता दिया इसमें। तो विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, या मतलब कि एक स्ट्रांग विपक्ष होना, ये सच में डेमोक्रेटिक व्यवस्था को मजबूत बनाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस समय ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। और अगर मैं इस यात्रा की बात करूं तो 30 जनवरी को, यानी कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर श्रीनगर में एक इसका समापन भी होने जा रहा है। और इस मौके पे जो भी विपक्ष के वरिष्ठ लोग हैं, करीब करीब जैसा कि मेरी जानकारी में है 21 विपक्षी दलों को 30 जनवरी को शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है, और ये उस दिन अंतिम दिन होगा। अब ये उसी दिन पता चल जाएगा कि ये जो यात्रा है जिसमें इतने दिन, इतने किलोमीटर राहुल जी ने अपने साथ लोगों को जोड़ा, हर सेगमेंट के लोग आए, सेलिब्रिटीज भी आए, और सब लोग आए। कहने का मतलब कि महिला, पुरुष, बच्चे और सभी लोग उनके साथ शामिल हुए। लेकिन जिस बात की तरफ शुक्ला जी ने ध्यान दिलाया कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हमारे एजुकेशन सिस्टम है, हमारे किसानों की प्रॉब्लम है, हमारा रोजगार की बात है, तमाम सारे इश्यूज हैं। हर इंसान उस इशू को जानता है, लेकिन जिस दिन वो वोट करने जाता है उस दिन उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, वो एक खास माइंडसेट में जो है ना बट जाता है, और वो उस माइंडसेट के साथ वोटिंग करता है। अब आपने जिक्र किया खतौली का,
तो देखिए वहां के वोटरों ने बता दिया ना, अगर वोटर चाहे तो वो पूरा सिस्टम बदल सकता है। वो वोटर हम लोग हैं, आप लोग हैं, लेकिन उसको जिस तरीके से शुक्ला जी ने समझाने की, बताने की कोशिश की है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। और रही बात जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, तो पता उसे भी है, वो लोग इस बात पे चुप्पी लगाए हुए हैं। लोगों को ये बात समझ नहीं होगी ना कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें उस दिन क्या करना है। हम जब खुद ही नहीं उस चीज को पहचान पा रहे हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जिस दिन हम जो है अपना वोट देने जाते हैं, उस दिन न जाने किस कौन सी शक्ति है जो सही तरीके से वोटिंग करने से रोक लेती है। वो सब चीजों को देखना है। बाकी ये जो हम बात कर रहे हैं इस यात्रा की, जिसमें बहुत सही परिणाम सामने आए कांग्रेस के लिए, लेकिन सवाल वही है कि कुछ चीजें जो लास्ट डे होगा उस दिन कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को पता चल जाएंगी कि असलियत क्या है, कितने लोग उनके साथ आते हैं। शुरुआत में ही इस पे काफी बहस हो गई थी, तो जो जिन्हें हम उनके लेवल का विपक्ष समझते हैं, उन लोगों ने हाथ खींच लिए थे। अब 30 जनवरी को पता चल जाएगा कि उस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन लोग होते हैं। प्रशांत जी जी। जी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि दो बातें आती हैं कि एक तो आम आदमी का समर्थन कितना मिल रहा है, साथ में जो दूसरे पॉलिटिकल जो पार्टी के नेता हैं वो क्या अपनी सहभागिता करने के इस समय इच्छुक हैं यात्रा के समापन अवसर पर या नहीं। ऐसी प्रश्न को लेकर मैं ऑब्वियसली उदयवीर जी के पास आता हूँ। उदयवीर जी, जैसे आपने पूरी चर्चा को सुना और सुनील जी ने बड़े विस्तार तरीके से पूरी हर जो विषय है उनको बड़ा विस्तृत व्याख्या की। उदयवीर जी, आप क्या मानते हैं कि जो विपक्ष की राजनीति है, जिसे मैंने पूछा था मनविंदर जी से भी, वही प्रश्न आपसे है कि क्या विपक्ष की राजनीति इस यात्रा के माध्यम से मुख्य धारा की राजनीति में दोबारा से जीवंत उठी है, और साथ ही समापन अवसर पर जो विपक्षी नेताओं का जमावड़े की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या वह संभव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आपको क्या लगता है उदयवीर जी? देखिए जी, जो हिंदी भाषी बेल्ट की बात करूं, जिस बेल्ट से मैं भी आता हूं, वहां पे तो कुछ ऐसे आसार मेरे को बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं विपक्ष के दलों के एकजुट होने के। क्योंकि जो स्टेट लेवल पे उनके अपने इश्यूज हैं और अपनी एक जंग है, वो नेशनल लेवल पर किस तरह से उसको ये लोग एक तरह आपस में उसका तालमेल बिठा पाते हैं, उस पर देखना जरूरी रहेगा। लेकिन माफी चाहूंगा कि अगर अकेले राहुल गांधी की बात करी जाए तो उस आदमी ने जो आज का माहौल है उसमें ये साबित कर दिया कि जितना मर्जी ट्रोल किया जाए, जो मर्जी किया जाए, उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है उसकी नब्ज को पकड़ लिया कि यहाँ पे मेरे को ये बात रखनी है, किस तरह से क्या बात करनी है। बहुत सारी बातों पे चर्चा हो गई, लेकिन मेन सवाल हमारे मीडिया पे भी उठा है जो कि इसमें नहीं आया। हमने इनकी जो चर्चा थी, जो राजनीतिक चर्चा थी, उस पर बहुत बढ़िया मेरे को भी आप सभी तीनों से मेरे को सीखने को मिला। लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है, जो मीडिया का प्रोफेशन है, वो बड़ी बुरी तरह से कटघरे में खड़ा हो गया है। अगर भाजपा के लिए हम चिंतन की बात करते हैं तो मौजूदा हालात ऐसे हैं कि मीडिया के लिए जो एक तरह से मरणासन अवस्था है, वो राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं एक सवाल छोड़ दिया। और हकीकत भी है कि जब अगर कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ हो तो मीडिया की ओवीवेंस का जमावड़ा, मीडिया पूरे उसके साथ पहुंच जाता है। अब पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही है कि भैया जब हम वहां पे जाते हैं तब तो बहुत कुछ नजर आता है, यहाँ पे बाकी मीडिया कहाँ पे है। तो इसके लिए तो खैर मैं जो लोकल इस पे मीडिया हैं, छोटे मोटे जितने भी हाउसेज हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना एक जो मीडिया का करैक्टर है उसको उन्होंने बना के रखा हुआ है कि एक ही पक्ष नहीं, दूसरे पक्ष को भी आम आदमी के सामने रखिए। अब सोशल मीडिया है जनाब, कोई गलत खबर प्लांट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर गलत खबर प्लांट करेगा उसका काउंटर पार्ट तभी मिल जाएगा, कोई ना कोई इसका गवाह बना होगा, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू बना हो चाहे खुद बना हो।
तो अब हम लोगों के करैक्टर पर भी सवाल आने शुरू हो गए हैं कि अगर इतनी बड़ी पार्टी का नेता कुछ बोल रहा है और हम लोग उसको कवर नहीं कर रहे, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा है, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत शर्मनाक बात है। लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है, लोकतंत्र में पक्षपात की बात की जा रही है। तो जो सो कॉल्ड चौथा स्तंभ है, हम लोग भी इसके लिए जिम्मेवार है। हमें भी इस वक्त इस बात पे सोचना होगा कि अगर जर्नलिज्म जनरल पब्लिक के लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? क्या किसी व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग जर्नलिज्म कर रहे हैं? क्या हम आम आदमी के लिए जर्नलिज्म नहीं कर रहे? तो सवाल हम लोगों पर भी बहुत सारे उठे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मीडिया का जो रोल है वो हर काल में बड़ा महत्वपूर्ण होता है और मीडिया ही एक आम आदमी की जो विषय रहते हैं उसे उठाने में बड़ी भूमिका निभाता है। हिमांशु जी के पास मैं आता हूँ कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर। हिमांशु जी, क्योंकि मीडिया का खुद का अनुभव है हिमांशु जी के पास भी, तो इसी प्रश्न को मैं पूछता हूँ हिमांशु जी आपसे कि जो राहुल गांधी लगातार अपनी जो उनकी रैलियां हो रही हैं या जहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो सीधा एक मीडिया को जरूर कटघरे में खड़ा करते हैं जो मुख्यधारा की मीडिया है, और उनसे कहते हैं ना एक ऐसा बना दिया उन्होंने मीडिया का, एक अविश्वसनीय का वातावरण जरूर बन गया ऐसा लगता है मुख्यधारा की मीडिया का लोगों के अंदर। लोगों को एहसास हो गया कहीं ना कहीं मीडिया का रोल निष्पक्ष वाला नहीं रहा है, और राहुल गांधी जिस तरह से लगातार मीडिया पर अटैक कर रहे हैं उसके क्या मायने आप देखते हैं हिमांशु जी? माइक बंद है आपका हिमांशु जी? एक मिनट। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि मीडिया मतलब जिस तरीके से माहौल जो चल रहा है वो बात अलग है, उसमें डेफिनेटली अब हमारा भी एक अनुभव होता है पत्रकारों का, तो हम भी कई जगह पे जाते हैं तो हमको पता होता है कई जगह से कई लोग किस तरीके से सवाल करेंगे, तो हम बोलते हैं कि यही सवाल यहाँ से आएंगे। तो यही एक कयास बांध के राहुल गांधी जी उस तरीके से टारगेट करते से कि ये इस तरीके से। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक जर्नलिस्ट की बात करें जो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता हो, इंडिपेंडेंट पत्रकार हो या किसी मीडिया संस्थान के साथ जुड़ा हुआ जो भी हो, मुझे लगता है उसके पास वक्त नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन का ओवरडोज है, उनके पास वक्त नहीं है वो सब चीजों का अभ्यास करने की। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का अभ्यास करके जाना चाहिए, क्या सवाल हमको पूछने हैं जब ऐसे नेता सामने हो, क्योंकि वो कयास बांध लेते कि क्या पूछा जाएगा, उनकी टी शर्ट के बारे में पूछा जाएगा, उनकी दाढ़ी के बारे में पूछा जाएगा। तो उनको पता है, देखिए वो तैयारी करके आते हैं चीन के मुद्दे पे सवाल पे या इकोनॉमिक क्राइसिस पे या कोरोना में क्या हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर, रोजगारी में क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे कोई सवाल मीडिया की तरफ से नहीं आते। तो मुझे लगता है मीडिया आज देखिए आज मीडिया कैसा हो गया है। आई एम श्योर शुक्ला साहब और जिस वक्त में हमारे दूसरे सब मित्रों ने जो काम किया, मैंने भी काम किया है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अगर मैं 80 के 90 के दशक की मैं बात करूं तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जब डायल अप इंटरनेट सर्विस आई थी तो आप हार्डली 2 मिनट इंटरनेट पे कनेक्ट होते थे, कुछ सर्च करने के लिए डालते थे, इंटरनेट टूट जाता था। आज आपके हाथ में आपके मोबाइल में सब आ चुका है। क्यों आप वो इंफॉर्मेशन स्टडी नहीं करते, क्यों आप अपना अभ्यास करके नहीं जाते? और ये मेट्रो की जो लाइफ है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। बड़े शहरों की लाइफ है क्या है, आपको वहां जाके आपको पंच करना है। और आजकल ये डिजिटल मीडिया में तो क्या हो गया है, कॉल सेंटर जैसे हालात है, जाके पंच कीजिए, अपना टिफिन लेके जाइए, कैफे में अपना काम कीजिए, चाय पीजिए, खाना खाइए और वापस घर आ जाइए, बात खत्म। इससे वो एक मशीन बना देता है आपको। तो जर्नलिज्म जिस तरीके से होता था उसमें भी बहुत सारा एक पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। आज की तारीख में बहुत कम पत्रकार हैं जो बाहर घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, धरातल पे जुड़े लोगों से बातचीत करते हैं, मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं अखबार में छोटी सी भी कोई चीज हो तो उसको एक्सप्लोर करने की। हालांकि फिलहाल तो समस्या ये है कि अखबार में कहीं कोई छोटी खबर भी ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि गांव दूर दराज में सब जगह पे ये व्हाट्सएप जर्नलिज्म पकड़ हो चुका है। तो आपको उन गांवों की भी बहुत सारी जो अगर छोटी छोटी बातें समझनी है उस क्षेत्र की तो नहीं मिल पाती है। कहीं आपको कोई इंफॉर्मेशन, कहीं आप किसी एक सामाजिक प्रसंग में गया, किसी फैमिली के किसी प्रसंग में कहीं कोई बोलता है, तब जाकर किसी को पूछो तो बंदा बोलता है नहीं हमको पता नहीं। मैं आपको क्लासिक एग्जाम्पल दूं, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल दूं। अपने ये जो एक जर्नलिस्ट है जिनके सामने अदानी का वो केस हुआ था भुज में, परंजय गुहा ठाकुर था, बराबर है। अब एक अखबार जो अहमदाबाद में जो अखबारी संस्थान है, वहां के जो प्रतिनिधि जो बाहर का पेज संभाल रहे, उन्होंने वहां के लोकल प्रतिनिधि भुज के प्रतिनिधि को पूछा कि कोर्ट में ऐसा मामला हुआ है, ऐसे पत्रकार के सामने ये नाम है परंजय गुहा ठाकुर था, उसके सामने
ये कुछ मैटर फाइल हुई तो आप जरा चेक करके पूरा कोर्ट पेपर्स वगैरह हमको दीजिए। वो बंदे ने 5 मिनट के बाद फोन किया, बोले आप पूछ लो यहाँ पूछे कोई परंजोय गुहा ठाकुरदा नाम का पत्रकार ही नहीं। मतलब उसको ये तक पता नहीं था कि भुज की कोर्ट में अदानी ने केस किया था परंजोय गुहा ठाकुरदा के। अब परंजोय गुहा ठाकुरदा दिल्ली में बैठे, लेकिन ये पत्रकारों को आज पता भी नहीं कि परंजोय गुहा ठाकुरदा कौन है। उसने मतलब यही जवाब दिया, और लकीली मैं वहां पे बैठा था, वो स्पीकर फोन पे था, तो मुझे बहुत हंसी आई। मतलब भुज में पत्रकार है ही नहीं तो मामला क्या है आप समझ लीजिए पहले। तो ये एक जो सुनने की जो आदत होनी चाहिए ना पत्रकारों में, वो भी अभी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और बहुत एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है, नैरेटिव एक साइड से ही चल रहा है। आप मुझे आज बताइए, जितने भी ये यूट्यूब में या जो भी पत्रकारिता कुछ लोग जिस तरीके से कर रहे हैं कि इनके फॉलोअर्स बढ़े, ये बढ़े, ये भी क्या डिबेट करते हैं किसी गेस्ट एक्सपर्ट्स को बुला के आपकी तरह? उनका एक वन साइडेड नरेशन रहता है, समझ लीजिए। तो आपको वो नैरेटिव, एक डायलॉग सिस्टम आपका होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, इसलिए आपको एक दूसरा पक्ष कभी मिलेगा ही नहीं। आज जैसे हमने जिस तरीके से जिस मुद्दों पे चर्चा की, जिस तरीके से सुनील भाई साहब ने जिस तरीके से पूरा एक पिक्चर हमारे सामने खड़ा किया, बहन ने जिस तरीके से बात की, अपने हिमाचल वाले भाई साहब ने जिस तरीके से पूरी बात की, तो ये पूरा 360 डिग्री चित्र बन रहा है कहीं ना कहीं, ये हो रहा है। पहले आप ये सवाल कीजिए, ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है राहुल गांधी इज ऑन अ विनिंग विकेट ये करने के लिए कि हाँ मीडिया मतलब एक साइड से ही चल रहा है। बट मीडिया में आज इंफॉर्मेशन का इतना बम्बार्डमेंट है, रियल टाइम न्यूज इतना है कि आपको सब पता है कि बाइडेन के साथ क्या हुआ, लेकिन आपके पड़ोसी के साथ क्या हुआ आपको पता नहीं। एल्विन टफलर की जो नॉवल आई थी ना, ट्रायोलॉजी फ्यूचर शॉक्स, उसमें इन सब चीजों का कहा गया था। 90 के दशक में बहुत नॉवल प्रचलित हुई थी, उसमें ये सब लिखा गया था कि आपको पता होगा कि व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट आज डिनर में क्या लेने वाला है, लेकिन आपके पड़ोसी के घर के मतलब उसमें पानी है या नहीं ये आपको पता नहीं चलेगा। ये होता जा रहा है। आपके आसपास में लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आपको तब जाके 15 दिन के बाद पता चलता है कि ये मुद्दा था। हम एक पूरी एक कनेक्टेड सोसाइटी बन चुके हैं, लेकिन हम बहुत ही डिस्कनेक्ट हो चुके हैं अपने ही लोगों से। और मीडिया उसी दिशा में जा रहा है, घोड़े की नाल लगा दी है। और खास करके जो मेट्रो सिटीज में डिजिटल जर्नलिज्म ने पूरा खत्म कर दिया है सब कुछ। डिजिटल जर्नलिज्म के एडवांटेजेस भी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया कर रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है। कुछ कम इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, बाकी नहीं हो रहा है। उनका व्याप कितना है ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये सब मुद्दे। और उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है मीडिया का, तो बिल्कुल ये चीजें होने वाली आने वाले दिनों में। मतलब मैं देख रहा हूँ पत्रकार नहीं रहा है, पक्षकार बन चुका है, क्योंकि वो उसी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना चाहता है जो उसे करनी है, बाकी की इंफॉर्मेशन वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। जैसे फेक न्यूज क्यों चलता है? क्योंकि फेक न्यूज गिव्स यू अ गुड फीलिंग। किसी ने बोला कि दाऊद इब्राहिम की 23,000 की संपत्ति जब्त कर ली, तो वो इट ट्रेवल्स लाइक अ फायर। तब जाके हफिंगटन पोस्ट 3 दिन के बाद किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर से या सीबीआई में या रॉ में किसी से बात करके एनोनिमसली कोट करता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तब तक तो इट हैज ट्रैवल्ड लाइक अ रैपिड फायर। तो दिस इज द होल थिंग। आपको जो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है वो अपनी पसंद की करनी है। बैलेंस व्यू, बैलेंस्ड अप्रोच नहीं चाहिए। दोनों दिशा से देख के आपको समझना नहीं है। तो मुझे लगता है आज राहुल गांधी बोल रहे, कल को कोई और भी बोलेगा कि मीडिया बिक चुका है या गोदी मीडिया है, जो भी है। बट आई मीन उसके लिए आपको देखिए, ये बहुत समझने वाली चीज है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरीके के कार्यकर्ता है, जिस तरीके का उनका व्याप है, उतने क्या मीडिया वाले एकजुट है किसी एक विचारधारा से जुड़े हुए। 18 करोड़ जिनका कमिटेड कार्यकर्ता है, 18 करोड़ पत्रकार है आज भारत में जो एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए। आप आइए मेरे शहर में पत्रकार, मैं जहां से बोल रहा हूँ राजकोट से, मैं खुलेआम बोलने के लिए तैयार हूँ। पत्रकारों को कोटा लाइसेंस जैसा दिया गया है, 5 गन के लाइसेंस निकाल अपने पैसे ले 15 लाख रुपया उसमें कमा रहे, 3 लाख की उसकी साल की सैलरी है, चल रहा है। उनके एडिटर्स को भी पता है कि ये चल रहा है खेल। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे ऐसे मीडिया के साथ? अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एकेडमिकली, बहुत कम लोग होते जो एकेडमी में उस तरीके से करके जो कमिटेड रहते हैं नॉलेज को, कि हमको हाँ मीडिया में आए, नॉलेज के लिए आए और हम कुछ उस नॉलेज के जरिए हम कुछ पत्रकारिता करना चाहते। बहुत कम लोग होते। जी जी जी, वास्तव में बड़े महत्वपूर्ण विषय आप सभी ने आज उठाए चर्चा में। और आप सभी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी, विपक्ष की राजनीति, मीडिया का क्या रोल है, और साथ ही जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं,
उन सभी विषय पर बड़े विस्तृत तरीके से आपने व्याख्या की है और बताया कि इसकी क्या राजनीतिक और सामाजिक क्या इनका प्रभाव है, क्या इनके दृष्टिकोण है सामाजिक और राजनीतिक रूप से इन सब बातों के। तो जिस तरह से आपने इस चर्चा को नया आयाम दिया है, उत्कृष्टता प्रदान की है, मुझे पूरा विश्वास है हमारे दर्शकों की चर्चा जरूर पसंद आएगी। और संवाद इंडिया के मंच पर आने के लिए सुनील शुक्ला जी का, उदयवीर पठानिया जी का, मनविंदर भिम्बर जी का और हिमांशु जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने समय निकालकर हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छा चर्चा यहाँ प्रस्तुत की है। आप सभी का मैं पुनः आभार और पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।